नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पेगासस को लेकर नया विवाद सामने आया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी ने आरोप लगाया है कि जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए उनके मोबाइल फोन को हैक किया गया। अपने आईफोन पर आए अलर्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। तो पेगासस पर छिड़ा नया विवाद, जिस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। बात बिहार की करें तो पिछले कई सालों से नीतीश कुमार के साथ साई की तरह नजर आने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हो गए हैं। उन्हें अब नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में देखा भी जा रहा है। तो कैसे बदलेगा बिहार का सियासी गणित, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत बिहार से ही करते हैं। मनीष वर्मा जेडीयू में शामिल हुए हैं, तब से ये चर्चा जोरों पे चल रही है कि ये नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। क्या चल रहा है बिहार में? नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होने का मतलब क्या है? वो जेडीयू के अध्यक्ष होंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे फिर तो। कारण ये है कि पार्टी के अंदर ही विद्रोह होगा। अगर उत्तराधिकारी बनाना है तो इसका मतलब है कि जेडीयू की कमान उनको दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि जैसा कि पिछली बार ये सुनने को आया था कि पिछली बार बात इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि हमें राष्ट्रपति बना दीजिए। राष्ट्रपति अगर मुझे बना देते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो अगर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो कोई ना कोई तो जेडीयू का अध्यक्ष बनता, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होता। तो राजनीति में एक चीज है कि डील का जो चरित्र होता है वो ज्यादा इधर उधर नहीं होता, वो बराबर का ही उसी तरह का होता है। जैसे देखिए अभी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। जो पिछली बार महाविकास अघाड़ी बनी, शिवसेना कह रही कि फिर वही होगा सिस्टम, हमको ही मुख्यमंत्री बनाओ। अब यहां पे जो कॉम्प्रोमाइज पिछली बार हुआ था कि भाई हम तो आपको नहीं बना सकते राष्ट्रपति, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है, वाइस चेयरमैन जो है आपका राज्यसभा का, वो जेडीयू से हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम आपको उपराष्ट्रपति बना सकते हैं। ये यहां तक डील आकर के खत्म हो गई। अब उनकी जो तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं रहती, तो नीतीश कुमार ने क्या डील किया और क्यों ये बात चल रही है, और जेडीयू में अगर इस तरह की बात हो रही है तो इसका मतलब आप ये शर्तिया समझ लीजिए कि इस तरह की खबरों का जो जेनेसिस है वो मुख्यमंत्री का कार्यालय ही है, मुख्यमंत्री का घर है। जेडीयू में इस तरह की खबरें फैलाने के लिए जेडीयू का कोई दूसरा लीडर ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपने देखा कि कितना प्रखर किस्म के नेता होते थे ललन सिंह, हाँ, किस किस तरह का कितना बयान देते थे। एक बार उनको साइड किया गया, बोलती बंद, उसके बाद एक बयान तक नहीं आया। तो ये कंट्रोल है नीतीश कुमार का अपनी पार्टी के ऊपर। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देना चाहिए। अगर ये खबर में सच्चाई है तो इसका मतलब है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस गठबंधन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर होगा। नीतीश कुमार केंद्र में आएंगे, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। बिल्कुल, और ऐसे में कई तरह की बयानबाजी भी हो रही है, अलग अलग बातें भी चल रही है। आपको क्या लग रहा है ये जो डील का चरित्र है जो सर ने समझाया, क्या हो सकता है? देखिए, चरित्र जो डील का है वो तो यही है, क्योंकि नीतीश कुमार थोड़े डरे रहते हैं अपनी पार्टी को लेकर, और इसलिए कभी भी फुल टाइम पॉलिटिशियन को पूरी जिम्मेदारी वो नहीं देते। पिछली बार देखिए, पिछली बार भी नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान, जो सेकंड इन कमान नीतीश कुमार के पार्टी के थे, वो आरसीपी सिंह थे, रामचंद्र प्रसाद सिंह। वो भी एक आईएएस अधिकारी थे, नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किया, और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको अपने पार्टी में शामिल करवाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। जब वो केंद्र में मंत्री बन चुके थे तो उसके बाद ये हुआ कि मंत्री भी बनेंगे
अध्यक्ष भी बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा विवाद हुआ और फिर चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नजदीक हो गए थे, तो इनके साथ नीतीश कुमार को लगने लगा कि ये भाजपा के साथ ज्यादा नजदीक हैं, तो हमारी पार्टी को थोड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है। आरसीपी के सेंस के साथ इनकी डील खत्म हो गई और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए। लेकिन कॉमन चीजें मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह के साथ यही है कि दोनों अधिकारी के अलावा नीतीश कुमार को जो फुल टाइम पॉलिटिशियन है उनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो आरसीपी सिंह वो भी नालंदा के थे, वो भी कुर्मी समाज से आते थे, और मनीष वर्मा भी कुर्मी हैं। इनके पिता जो हैं वो बिहार शरीफ के बड़े डॉक्टर माने जाते हैं और इसलिए इनकी नजदीकी भी नीतीश कुमार के साथ हुई। मतलब ये संकेत इसलिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर हम अपने बाद किसी नेता को यहां स्थापित करते हैं तो वो कुर्मी जाति का होना चाहिए, नहीं तो हमारी जाति के लोग ही हमको रिजेक्ट कर देंगे। और ललन सिंह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था तो ये पूरे बिहार में चर्चा चल रही थी कि अगर नीतीश कुमार ने आगे ललन सिंह को बड़ा मौका दिया तो फिर जदयू खत्म हो जाएगी, इनका ओबीसी बेस खत्म हो जाएगा, और अब वो वही करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। तो इसलिए पूरा समीकरण जो बन रहा है नीतीश कुमार के इसी बात को लेकर है कि पिछले 1 साल से जैसे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए भी अपने बयान को लेकर, याददाश्त को लेकर जो उनको समस्याएं पैदा हो रही है, उससे लग रहा है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लंबे समय तक अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं देगी, और अगर चुनौती बनेगा नहीं तो हमारे लिए आगे जो रिटायरमेंट का प्लान है उसमें पोस्ट रिटायरमेंट जो हमें पद दिए जाएंगे, चाहे गवर्नर बने या उपराष्ट्रपति बने या फिर राष्ट्रपति बने, वो भाजपा के साथ ही हो सकता है। और उनका बेटा तो कोई ऐसा है नहीं कि पॉलिटिक्स में है, तो किसी को उत्तराधिकारी बनाएंगे, उसको समय देंगे और तब तक 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब सिग्नल मिलने की शुरुआत हो चुकी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास जाएगी। खैर, राहुल गांधी जो हमेशा पेगासस चिल्लाते रहते थे, लेकिन अब तक उन्होंने अपना फोन नहीं दिया। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती की बेटी ने भी पेगासस को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया है। देखिए, पेगासस का मुद्दा ऐसा है कि जो देश की जनता समझ ही नहीं सकी। हर ऐरा गैरा नथु खैरा वो कहने लग गया कि हम बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, मेरे फोन में मोदी ने पेगासस डाल दिया। मैं देख रहा था बहुत सारे पत्रकार जिनको कोई पूछता तक नहीं है, वो भी सोशल मीडिया में मेरे भी फोन में पेगासस है, मेरे भी फोन में पेगासस है। ये एक डेड इशू है जिसे बार बार उठाने की कोशिश की जा रही है और उसका पर्पस यही है। ये तमाम मुद्दे आप ध्यान से देखिए, उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिसमें ये लोग ये साबित कर सके ग्लोबल ऑडियंस को कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, ऑथोरिटेरियनिज्म है। यहां जो है डेमोक्रेसी नहीं है, यहां तानाशाही चल रही है और तानाशाही में ही फोन सुना जाता है। पेगासस, जासूसी, पर्सनल लिबर्टी के ऊपर अटैक। डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की चीजें अकल्पनीय है कि आप किसी के प्राइवेट स्फेयर के अंदर, फोन के अंदर जो है कोई सॉफ्टवेयर लगा करके आप उनकी बातों को सुने, उनके फोटोज देखें, तरह तरह की चीजें। अगर इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में फैलती हैं तो हिंदुस्तान का इमेज क्या जाएगा कि यहां कोई जो है बहुत ही अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है। कैसे राहुल गांधी कहते थे कि पुतिन भी जीत गया, पुतिन की तरह सरकार चल रही है। भाई, पुतिन के सामने वहां डूमा के अंदर कोई खड़े होकर के नारेबाजी करके दिखा दे। तानाशाही का मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आता। 5 मिनट में कहां गायब हो जाते हैं लोग पता नहीं चलता। और जिसकी लोग दलाली करते हैं, शी जिनपिंग से सीख लो। शी जिनपिंग के सामने कोई नारेबाजी तो दूर, जब वो बोल रहा हो पार्लियामेंट के अंदर कोई खड़ा होकर के दिखा दे, फिर जीवन में कभी बैठ नहीं पाएगा। यह होती तानाशाही। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं, कहां से इनको पैसा मिल रहा है,
किसके कहने पे ये सारी चीजें हो रही है? पेगासस मामला उसी दिन डन एंड डस्टेड था जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी और एक कमेटी को ये अधिकार दिया गया कि आप सबके फोन ओपन अनाउंसमेंट किया गया। ऐसे तो संख्या 150 के ऊपर था, हर ऐरा गहरा नथु खैरा कह रहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोन जमा करो, 5 लोग आए। वो 5 लोग मजबूरी में इसलिए आए क्योंकि उनको यह समझ में नहीं आया था कि सुप्रीम कोर्ट फोन जब्त करवाएगा। ये लोग कंप्लेनेंट थे। जब वो कंप्लेन करने वाला ही वो अपने फोन को जमा नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट डांट के उसको उल्टा जो है उसके ऊपर मामला खराब हो जाएगा। तो वो 5 फोन को जांच किया गया। जांच कमेटी ने क्या कहा? जांच कमेटी ने कहा कि इसमें पेगासस नहीं है, इसमें पेगासस है ही नहीं। तो ये मामला उसी दिन खत्म हो गया। लेकिन ये बार बार उसी चीज़ों को उठाना, बार बार उसी तरह से बातचीत करना, अभी देखिए कभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मीडिया वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये राहुल गांधी, अडानी हिंडनबर्ग हैं, ये रवीश कुमार हिंडन नदी के नाले में उस गंदगी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को ढूंढने के लिए गया था। हाँ, अब मुंह में कालिख लगी है तो अभी कोई नाम नहीं ले रहा। तो ये लोग देखिए, ये लोग उसको कह सकते हैं ना कि बिल्कुल इन लोगों ने गंदगी फैलाने का ठेका ले लिया है। राजनीतिक दुश्मनी करने का ये तरीका नहीं है कि आप देश के ऊपर ही जो है कीचड़ फेंकना शुरू कर दें। आपको कम से कम इतना रिस्पॉन्सिबल तो बनना पड़ेगा कि आप सरकार को घेरने में, मोदी को घेरने में कहीं देश का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के पास ये अक्ल जो है यही खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा भी नहीं बचा है। लेकिन सर 12 जुलाई को महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव होना है, क्या चल रहा है वहां? देखिए, महाराष्ट्र में अब इन लोगों की समस्या बढ़ने वाली है जो ये महत्वाकांक्षा पाले बैठे थे कि अगले विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह हम जीत दर्ज कर लेंगे। अब इन लोगों को समझ में आने लगा है कि देवेंद्र फडणवीस सुपर एक्टिव मोड में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको पूरा अधिकार दिया है कि अब आपको क्या करना है ये सोच लो, हमें रिजल्ट चाहिए। अब ये नहीं सोचना है अजीत पवार नाराज होंगे, एकनाथ शिंदे नाराज होंगे या उद्धव ठाकरे कोई बात कह देंगे, शरद पवार कोई मुद्दा उठा लेंगे, कांग्रेस की तरफ से कुछ बयानबाजी होगी। इन मुद्दों को छोड़ दीजिए और खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचना है। और उसके बाद ये एमएलसी का चुनाव, 11 सीटों पर चुनाव होना है। सबको पता है कि ये अगर 11 सीटों पर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, 8 सीटों पर ये लोग चुनाव लड़ते, यानी कि महायुति वाली भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, और 3 सीटों पर जो इधर से पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस है। लेकिन ये हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा कर दिया क्योंकि उनके पास भी बहुमत नहीं है। उनको भी 4 विधायकों की जरूरत पड़ेगी एक कैंडिडेट को जिताने के लिए बाहर से। अब भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे गुट हो या फिर अजीत पवार के गुट हो, इनके विधायक उधर नहीं जा सकते। लेकिन जो इतिहास है महाराष्ट्र का, पिछले राज्यसभा चुनाव में भी यही हुआ था, क्रॉस वोटिंग हो गई। अब उद्धव ठाकरे के विधायक इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो किसी और को वोट दें, और कांग्रेस के विधायकों पर यह बात लागू नहीं होगी कि वो एनसीपी और उद्धव ठाकरे के ही कैंडिडेट को वोट दें। और दूसरी तरफ से अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, इन लोगों को भी काम पर लगाया गया है कि भाई राज्यसभा सीट दिए हैं, अब कुछ तो कर लो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा किया और इन लोगों की परेशानी ऐसी बढ़ी कि अब होटल में अपने विधायकों को बिठा रहे हैं। कब तक बिठाओगे? होटल में ही वोट नहीं दे सकते, वोट देने के लिए जाना पड़ेगा और फिर वहां पर एक विधायक ज्यादा, एमएलसी के चुनाव में एक सीट ज्यादा मिली नहीं,
उसके बाद से इनके अंदर भगदड़ मचना शुरू होगा। सारा जितने जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई थी वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव 12 जुलाई को होने जा रहा है। ऐसे में अब सभी दल विधायकों की बैठकें और रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी की रणनीति से विपक्ष बेदम है, तो वहीं बिहार में बीजेपी की रणनीति से विपक्ष का टेंशन हाई है। नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे मनीष कुमार वर्मा औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में पेगासस को लेकर एक नया विवाद भी शुरू हो चुका है, पर हर विवादों में विपक्ष अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।